का ध्यान भी इधर उधर जाता है, जैसे हमारे देश में अक्सर होता है कि आप कोई भी चीज़ के पीछे ज़्यादा दिन नहीं पड़ते, हम एक चीज़ छोड़ा तो दूसरे के पीछे जाते हैं, वो भी एक कारण है। लेकिन फिर भी आरटीआई का जो नींव पड़ा है और न्यू जो पढ़ रहा है, जैसे कि आज आप मेरे से चर्चा कर रहे हैं, ये बात तो कई लाखों लोगों के सामने जाएगा जब आप इसको टेलीकास्ट करेंगे। तो इस तरह के माने चाहे अनचाहे आरटीआई कभी लुप्त नहीं हो रहा है, वो अपने नज़र में, लोगों के नज़र में है, और आप ही के नज़र में, हमारे नज़र में, सभी के नज़र में। मुझे लगता है कि आरटीआई का जो लाभ है आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। जब ये आरटीआई एक्ट आई थी तो ये कहा गया था कि 120 दिन के अंदर काफ़ी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट वो अपनी बातों को जनता के सामने लाएंगे और रखेंगे, ये एक मैंडेटरी बात की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, डिफरेंट डिपार्टमेंट अपना एक लिस्ट बना ले, नेगेटिव लिस्ट और पॉजिटिव लिस्ट। जो पॉजिटिव लिस्ट है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे या पब्लिक डोमेन में लाएं। ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो अब कैसे हो, किसको कैसे ठीक किया? एक्चुअली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आपने अपने ध्यान दिया है। कानून में तो लिखा था कि 120 दिन के अंदर सारे पब्लिक अथॉरिटी जो हैं वो सब अपना अपना 16 किस्म के सूचना अपने आप प्रकाशित करेंगे। और प्रकाशन करने का आजकल बहुत सहज तरीका है कि अपने वेबसाइट में डालें, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं, कोई पब्लिश करना नहीं है, कोई कागज़ चस्पा करना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस डिटेल में इसको करने का आवश्यकता था, वैसे डिटेल में लगभग कोई भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं किया है। किए हैं, लेकिन वो कई तो काम चलाओ ढंग से किए हैं, कोई केवल खाली एक सिंबॉलिक स्तर पर किए हैं, और कुछ लोग किए हैं तो उसको अपडेट नहीं करते हैं। हर साल इसको अपडेट करना चाहिए। ये इसके बारे लिए हम पीछे पड़े रहते हैं। हम लगातार भारत सरकार को चिट्ठी भेजते हैं। मुझे ऐसा जानकारी भी मिली है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर पर एक कमेटी, काफ़ी उच्च स्तरीय कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज, किस फॉर्मेट में, किस तरीके से ये 41B जो डिस्क्लोजर था उसको किया जाना चाहिए, उसका एक ढांचा उन्होंने अभी तैयार किया है, मुझे ऐसे पता चला है। और डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मुझे ऐसा जानकारी मिली है कि वो सारे मंत्रालयों को ये पत्र लिख रहे हैं कि आप इसी ढांचे में अब आप सारे चीज को, क्योंकि एक रूपता होगा। अभी कोई एक रूपता नहीं था, कानून में तो लिखा था, लेकिन कोई संस्थागत कोई ढांचा नहीं बनी थी। अब एक संस्थागत एक ढांचा बन रहा है कि किस तरह ये सूचना सब डिस्क्लोज होना चाहिए। मुझे आशा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी और ये डीओपीटी यदि इस बात के पीछे पड़े रहे तो मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में नए सिरे से ये जानकारी फिर सामने आएगी। एक बात और जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके ऑफिस को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। सही है। उसके कारण आपको काफ़ी परेशानी होती होगी डे टू डे अफेयर मैनेज करने में। तो इसके लिए क्या आप कोई प्रयास कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से कोई बात हुई है या किसी और पॉलिसी मेकर से कुछ बातें हुई हैं कि ऑटोनॉमी मिले आपको फाइनेंशियल? ये आपने एकदम सही कहा। हमने कई बार सबसे शीर्ष स्तर से चालू करके निचली स्तर तक इस बात को लगातार उठाते रहे हैं कि जैसे CAG या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सरी का जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको जिस तरह के वित्तीय स्वतंत्रता मिला है, स्वायत्तता मिला है, उस तरह का स्वायत्तता हमें मिलना चाहिए। हमको रोजमर्रे के खर्चे के लिए डीओपीटी या सरकार के सामने जाके खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली ये पूरा नहीं हो पाया है। मुझे आशा है कि आगे करेंगे, क्योंकि इसको तो करना बिना इसको किए बिना इस कमीशन को एक स्वतंत्र कमीशन के रूप में, एक स्वतंत्र संस्था के रूप में लोग देखेंगे ही नहीं। लोग यदि सोचेंगे कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, हम कैसे बिल्कुल संस्था है। एक प्रॉब्लम और है, अभी तक आपको अपनी बिल्डिंग तक नहीं दी गई। सही बात। तो इसके लिए क्या आपके तरफ से कोई क्या प्रयास? इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। हमको अभी एक जमीन मिली है हमारे बिल्डिंग बनाने के लिए, और लेकिन जब जमीन मिल गया अब बजट के प्रॉब्लम है, तो बजट के लिए हम लगे हुए हैं। अब देखिए क्या होता है। ये सब चीज़ अपने समय पे होती है, ऐसा हम मानते हैं। राइट। अब चूँकि आप काफ़ी दिनों से यहाँ पे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप बताएं लोगों को कि इस पिछले 2 साल में, 3 साल में जब से आप हैं यहाँ पे, आपको ऐसे कुछ यूनिक केस जो आपको लगा कि ये बड़ा ही यूनिक इन्फॉर्मेशन किसी ने मांगा है, कोई इस 2-3 सालों का कुछ ऐसा खट्टा मीठा अनुभव कुछ होता है? यहाँ तो सब तरह तरह के केस आते हैं।
कुछ लोग कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जो एक आप सोचते हैं कि इसको यदि संकलन किया जाए तो एक हंसी मजाक का किताब भी होगा। अच्छा। तो जैसे कि कोई आदमी नागपुर से एक मांगे थे कि उनको लग रहा है कि उनके कान पे कोई विदेशी खुफिया एजेंसी लगातार उनको कुछ बात कह रहा है। तो ये सीबीआई से जानना चाहते थे कि वो खुफिया जो विदेशी खुफिया एजेंसी के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरह के सूचना भी आती है। लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी लोग मांगते हैं, जैसे कि सेबी जो संस्था है, उस सेबी सारे कंपनीज को नियंत्रित करता है और भारत के लोग चूंकि हजारों लाखों करोड़ रुपया कंपनियों में निवेश करते हैं अपने शेयर धारक के रूप में, तो उनके संदर्भ में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लोग बड़े मौके का इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और हम कई महत्वपूर्ण निर्णय उसमें दिए हैं, जिस निर्णय से आम जो निवेशक है उसको कंपनियों के बारे में ज़्यादा बेहतर जानकारी मिल सके। लेकिन शेयर की ट्रेडिंग तो आरटीआई एक्ट के अंदर है नहीं अभी। शेयर का ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन सेबी रेगुलेटर है, सेबी सारे कंपनियों को रेगुलेट करता है। तो शेयर ट्रेडिंग के लिए जो नियम है वो रेफरी अंपायर का रोल प्ले करता है। तो कोई कंपनी सही ढंग से निवेश करा रहा है कि नहीं करा रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। सारे सूचनाएं लोगों को दिए थे क्या जब निवेश के लिए अपने सामने आए थे, ये सब बातें सेबी यदि सही ढंग से अपना काम करे तो लोगों का आम निवेशक जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है उसका हित का संरक्षण होगा। It was really nice talking to you. In our next episode, we will again come back with a special person. Keep watching Lok Sabha Television.